नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर के प्रथम पेपर को लेकर के, जिसमें पहला यूनिट है मैकियावली। हम मैकियावली के बारे में पीछे कुछ अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमें आगे का अध्ययन करना था मैकियावली के चिंतन की प्रमुख विशेषताएं। तो आइए हम उसके चिंतन की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं उसका अध्ययन करते हैं। पहला अध्ययन पद्धति उसकी है ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति। ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति में वो क्या कहते हैं, आइए हम उसके आगे देखते हैं। अपने युग की समस्याओं के अध्ययन हेतु मैकियावली ने एक सर्वथा नवीन अध्ययन पद्धति का अनुसरण किया, जिसे ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति के नाम से पुकारा जाता है। उसने अपने विचार मंथन द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की पुष्टि ऐतिहासिक उदाहरणों द्वारा की, क्योंकि उसकी मान्यता थी कि जिस व्यक्ति को यह ज्ञात करना है कि भविष्य क्या होता है, उसे पहले यह ज्ञात करना चाहिए कि अतीत में क्या हो चुका है। इस प्रकार उसने मध्य युग में प्रभावित व प्रचलित स्कालिस्ट पद्धति का परित्याग कर दिया और पूर्ण वैज्ञानिक तटस्थता की नीति को अपनाते हुए अपनी समकालीन परिस्थितियों का बहुत गहराई से अध्ययन किया। इस पद्धति का अनुसरण करके उसने तत्कालीन धर्म शक्ति को एक गंभीर चुनौती दी तथा मानव व्यवहार के पथ प्रदर्शक के रूप में ईश्वरीय नियम का बहिष्कार करते हुए राजनीति शास्त्र का आधार ही परिवर्तित कर दिया। मैकियावली का प्रिंस सबसे पहली महान रचना थी, जिसमें दैवीय और मानवीय इन दोनों तत्वों में स्पष्ट संघर्ष दिखलाई दे पड़ता है और जिसमें पूर्ववर्ती नस्लों द्वारा अपनाई गई प्राचीन सूक्तियों को यह समझकर छोड़ दिया गया था कि वे सैद्धांतिक रूप से बुद्धिहीन एवं व्यवहारिक रूप से भ्रष्ट करने वाली थी। लेकिन डनिंग ने अपने शब्दों में कहा है कि उसकी पद्धति विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक क्रम और पर्यवेक्षणात्मक अधिक है, क्योंकि उसने अपनी समकालीन परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार कुछ सिद्धांत उदाहरण में दिए थे। अतः वह शुद्ध वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार प्राचीन इतिहास के तथ्यों के निष्पक्ष अध्ययन, वर्गीकरण और निरीक्षणकरण पर आधारित नहीं है। उसकी यह पद्धति तुलनात्मक मान्यताओं द्वारा पशु पक्षियों की मनोरंजक कहानियों का आश्रय लेता है। उसी तरह मैकियावली भी अपने अनुभवों के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों को ऐतिहासिक उदाहरणों की पुष्टि के लिए करता है। इसी बात में ये सेबाइन का कथन है, मैकियावली की पद्धति को ऐतिहासिक मानना भ्रमपूर्वक बताया गया है और उसे पर्यवेक्षणात्मक सिद्ध किया गया है। नेक्स्ट में है हेडिंग प्रथम आधुनिक चिंतक के रूप में। मैकियावली को प्रथम आधुनिक चिंतक के रूप में भी देखा गया है।
मैकियावली के राजनीतिक चिंतन को आधुनिक युग के प्रथम राजनीतिक चिंतन होने के श्रेय प्राप्त है, क्योंकि उसके विचार मध्ययुगीन परंपराओं में सर्वदा भिन्न है। मध्य युग के समस्त राजनीतिक चिंतकों का चिंतन चर्च तथा राज्य के पारस्परिक संबंध किन आधारों पर निश्चित किए जाने चाहिए, इसी प्रमुख विषय पर केंद्रित थे। इस प्रश्न के समाधान के लिए दो सत्ताओं के चलने वाला संघर्ष और उसमें उत्पन्न होने वाले परिणाम ही उसके चिंतन के दायरे को निर्धारित करते थे। किंतु मैकियावली के चिंतन में इन नियमों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। वह कहता है कि मैक्सी के द्वारा उसे इस आधार पर सबसे पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतन कहकर पुकारा गया है। सबसे पहले विचारक मैक्सी हैं, जिन्होंने मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन कह करके पुकारा है। डनिंग कहता है कि प्रिंस सबसे पहली महान रचना है जिसमें मध्ययुगीन चिंतन प्रणाली का परित्याग कर दिया गया है, क्योंकि पूर्व प्रथा से हटकर राजनीति के संबंध में मैकियावली ने जिन तथ्यों का प्रतिपादन किया है उन्हें पुष्टि करने के लिए दिए गए प्रमाण न तो धर्म ग्रंथों पर आधारित है और न दार्शनिक। इस तरह मध्य युग की लीक से हटकर मैकियावली राजनीति में धर्मवाद और नैतिकवाद का अनुसरण करता है, इसके बजाय व्यवहारवाद का अनुसरण करता है और उसे एक सर्वथा नया रूप प्रदान करता है। नेक्स्ट में नई हेडिंग है, मैकियावली का चिंतन राज्य सिद्धांत नहीं वरन राज्य सुरक्षा का सिद्धांत है। इसके आगे फिर है डिटेल में, मैकियावली का संपूर्ण राजनीतिक चिंतन राज्य सिद्धांत के प्रतिपादन से नहीं वरन राज्य सुरक्षा एवं राज्य संचालन की कला से संबंधित है। यह पद्धति अध्ययन के लिए उससे और अरस्तु के एक ही तरह की पद्धतियों का प्रयोग किया है। मैकियावली ने भी उसी अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है और अरस्तु ने भी जो है उसी अध्ययन पद्धति का अध्ययन किया है। उसी से प्रभावित होकर के, अरस्तु से प्रभावित होकर के मैकियावली ने भी जो है इस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है। लेकिन अरस्तु के और उसके चिंतन में मौलिक अंतर है। अरस्तु का उद्देश्य जहाँ पर शुद्ध राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन है और विवेचन करना है, वहीं मैकियावली का उद्देश्य व्यवहारिक दृष्टि से ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है जिन्हें व्यवहार में ला करके एक शासक अपने राज्य की सुरक्षा और शासन का सफल रूप से संचालन कर सकता है। आइए नेक्स्ट हेडिंग है, राजनीति से धर्म और नैतिकता का संबंध। इस हेडिंग के आगे है, मैकियावली के चिंतन की एक मुख्य विशेषता यह है कि उसने मध्ययुगीन मान्यताओं के विरुद्ध राजनीति को धर्म और नैतिकता के बंधनों से पूर्णतः मुक्त कर दिया है। वह उसकी एक मौलिक देन है, क्योंकि उसकी विचारधारा उन साधनों का विवेचन करती है जिनको अपनाकर राज्य को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। उन नीतियों का प्रतिपादन करती है जिनका अनुसरण करके उसका विस्तार किया जा सकता है, तथा उन दोषों की ओर संकेत करती है कि जिसकी वजह से राज्य का पतन हो सकता है
अतः मैकियावली की विचारधारा प्रमुख रूप से राजनीतिक यथार्थ, सैनिक शक्ति में वृद्धि तथा शासन संचालन की कला के व्यवहारिक नियमों और साधनों की व्यवस्था करती है। इस दृष्टि से मैकियावली इन सिद्धांतों को स्वीकार करने में संकोच नहीं करता है और कहता है कि साध्य ही साधनों के औचित्य की कसौटी है। साध्य ही साधनों के औचित्य की कसौटी है, या शक्ति ही अधिकार है, या आवश्यकता को कानून नहीं देखती है। आवश्यकता को कानून नहीं देखती है। नीचे मैकियावली के चिंतन की उपयुक्त विशेषताओं का अध्ययन करके हमें यह ज्ञात होता है कि उसे किसी विचारधारा विशेष में विश्वास रखने वाली श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मैकियावली के नाम से पुकारा है राजनीति के अंतर्गत जब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका एक विशेष अर्थ होता है जिसे अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। नाम से ही उसका अर्थ अपने आप निकल करके सामने आ जाता है। नेक्स्ट में नई हेडिंग है मैकियावली के मुख्य राजनीतिक विचार। कह रहा है उसके आगे, यद्यपि मैकियावली एक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री नहीं है, तथापि उसने अपनी व्यवहारिक राजनीति को पुष्टि करने के लिए सिद्धांतों का सहारा लिया है। अतः उनके माध्यम से ही हम उसकी राजनीतिक विचारों का परिचय पाते हैं। आइए जानते हैं उसके राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, मुख्य चिंतन क्या है। नेक्स्ट में है मैकियावली के अनुसार मानव स्वभाव। मैकियावली ने अपने विचारों में मानव स्वभाव की भी कल्पना की है कि मनुष्य का स्वभाव उस समय कैसा था। आइए उसके आगे पढ़ते हैं। मैकियावली मनुष्य को स्वभाव से असुरी प्रवृत्ति से युक्त मानता है। अतः उसके अनुसार मनुष्य प्राकृतिक दृष्टि से घोर, स्वार्थी और दुष्ट है। उसके कार्यों की प्रेरणा उसके स्वार्थ की भावना है। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस के 17वें अध्याय में मनुष्य के स्वभाव का चित्रण करते हुए लिखा है। क्या लिखा है ये देखते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे कृतघ्न, ढूल मूल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जब तक शासक जब तक आपको सफलता नहीं मिलती वे पूर्ण रूप से आपसे बने रहेंगे। वे आपके लिए उस समय तक अपना रक्त, संपत्ति, जीवन और बच्चों का बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे जब तक कि इनकी आवश्यकताओं पूरी ना हो जाए। क्योंकि आवश्यकता निकट आती है तो वे आपके विरोध कर देते हैं। मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम करते हैं जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। जब उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो वो विद्रोह कर देते हैं। मैकियावली कह रहे हैं कि मनुष्य स्वार्थी है और वो स्वार्थ बस आपसे जुड़ा हुआ है। जब तक उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता तब तक वो आपसे हमेशा जुड़ा रहता है। अपने बच्चों को बलिदान, अपनी पूरी लगन से आपके साथ ही जुड़ा रखता है। जैसे ही उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है वो आपसे दूर हटने के लिए आपसे विरोध कर देता है ताकि आप उससे दोबारा कुछ न पूछें। अगर उसका हित पूरा नहीं होता है तो आपका विरोध भी करता है। ये हम समाज में पूरी तरीके से देखते हैं। मैकियावली इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मानव चिंतन की व्याख्या करते हैं। ये सत्य भी है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से स्वार्थवश जुड़ा हुआ है। आइए आगे क्या कहते हैं देखा जाए। मैकियावली का आगे का कथन है कि मनुष्य साधारण रूप से निर्बल, अज्ञानी और दुष्ट स्वभाव का होता है और आवश्यकता की भला बनने का स्वयं करता है।
संपत्ति का अपना आधिपत्य स्थापित करने का यह घोर आकांक्षी होता है और उसकी सुरक्षा के लिए वह हर तरह से प्रतिछल कपट में लाने का संकोच अनुभव नहीं करता है। मनुष्य स्वभाव के संपत्ति के प्रति लगाव सघनता की ओर संकेत करते हुए वह कहता है, मैकियावेली क्या कह रहे हैं देखिए, वह अपने पिता की मृत्यु को शीघ्रता से भूल जाता है किंतु पितृधन की हानि को नहीं भूलता है। ये मैकियावेली का कथन बिल्कुल सत्य है कि मनुष्य अपने पिता की मृत्यु को भूल जाता है लेकिन उसके संपत्ति को हानि हुई हो या कुछ भी हुआ वो भूल नहीं सकता है, क्योंकि ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। आइए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है धर्म और नैतिकता पर मैकियावेली के विचार। राजनीति शास्त्र में सबसे पहले और स्पष्ट रूप से राजनीति से धर्म और नैतिकता को पृथक करने वाले सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय मैकियावेली को प्राप्त है। मैकियावेली पहले यूनानी तथा मध्य युग के राजनीतिक विचारकों की विचारधारा नैतिकता तथा धर्म के सिद्धांतों पर आधारित थी। प्लेटो राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र की ही एक तथा नीति शास्त्र को ही एक अंग मानता था और अरस्तु भी राज्य को नीति शास्त्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन मानता था। इस ओर संकेत करते हुए सेबाइन का कथन है, डबल इन्वर्टेड कामा में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मार्सिलियो में ईसाई नैतिकता को पारलौकिक कहते हुए विवेक की स्वायत्तता का प्रतिरक्षण किया। मैकियावेली की दृष्टि में क्योंकि वह पारलौकिक थी अतः उसने उसे पूर्णतया तिरस्कृत किया। डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। अन्य मध्य युगीन विचारकों ने भी किसी न किसी रूप में धर्म व राजनीति को संयुक्त माना है, अतः उन्हें सबसे पहले पूर्ण पृथक करने का मैकियावेली को ही माना जाता है। मैकियावेली खुद कहता है कि सच्चा शासक वही है जो शेर की तरह शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चालाक हो। उसे पाप पुण्य धर्म अधर्म लोक परलोक अच्छा बुरा शत्रु मित्र आदि दृष्टिकोणों का दास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए ये वस्तुएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। महत्वपूर्ण है तो राज्य की सुरक्षा और सुदृढ़ता। मैकियावेली कह रहे हैं कि जो राजा होता है उसे हर तरह का ज्ञान होना चाहिए ताकि उनकी जो जनता है, जो उनकी प्रजा है, उनकी सुरक्षा को जो है ध्यान में रखा जाना चाहिए। तभी जो है राज्य की सुरक्षा जो है कायम रहेगी। राजा को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रजा का ध्यान ही न रख पाए और राज्य की सुरक्षा का जो है उत्तरदायित्व भी न हो। इन सब चीज़ों को खंडन करते हुए मैकियावेली ने इन सब बातों को जो है रखा है। आगे कहता है कि जो है किसी राज्य किसी नैतिकता को नहीं मानता। जो कुछ वह कहता है और ना तो जो कुछ वह कहता है और वह ना तो नैतिक है और ना अनैतिक, प्रत्युत वह नैतिकता का निरपेक्ष उदाहरण है। अतः मैकियावेली को नैतिक कहना न्यायपूर्ण नहीं है, उसके बजाय उसे नैतिकता परिपेक्ष विचारक कहा जाना चाहिए।
नेक्स्ट में है मैकियावली के राज्य संबंधी विचार, जिसको हम अगले अंक में लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए। नमस्कार।